तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अगला काम। जैसे कि मॉडर्न अप्रोच में पिछली बार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन जब आपने कर लिया है तो उसके बाद आपने रूल लगाया। लेकिन अब मैं ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, उसमें से हम निकालेंगे क्लासिफिकेशन का काम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने ट्रांजैक्शन आ रही है एक। तो मान लीजिए पहली ट्रांजैक्शन जो आपके पास आई वो है ये, कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख। अब जिस व्यक्ति ने बिजनेस कमेंस किया उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब आपको इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? सबसे पहला टास्क यही है। हमें सबसे पहला अकाउंट जो इसमें नजर आता है वो आता है जी कैश। जो पहला अकाउंट नजर आ रहा है हमें वो नजर आता है जी कैश। करेक्ट, कि बिजनेस में कैश आया। और दूसरा जो नजर आता है वो है जी कैपिटल। वेरी वेरी सिंपल। दूसरा क्या है? दूसरा है जी कैपिटल। अब आपने अकाउंट्स जो है वो ढूंढ लिए कि जी कैश आया, दूसरी तरफ हमने कैपिटल की बात कर ली। अब अगली कहानी है कि इसमें अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व हैं। तो अब अकाउंट्स दो इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है? कैश का नेचर है मेरे दोस्तों एसेट, और कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है। अब इसके इंक्रीज या डिक्रीज की बात बताइए, और उसके बाद बताइए कि वो इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अब आपने बताना है जी सबसे पहला काम कि पहला पॉइंट एसेट इन्वॉल्व है जो है कैश, और कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, अब ये बताइए। अब आप बताएंगे कि एसेट तो जी इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आपने बताना है कैपिटल के बारे में। बिजनेस में कैपिटल भी तो बढ़ रही है, कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है, तो एसेट भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। सर दोनों कैसे बढ़ सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज पिछली क्लास में बताई थी। दो अकाउंट है, दोनों या तो एस्पेक्ट बढ़ेंगे या घटेंगे दोनों, या उनमें पहला एस्पेक्ट बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या पहला घटेगा और दूसरा बढ़ेगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज बताई थी, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहले कैश एक एसेट है, कैपिटल हमारे सामने कैपिटल ही है। इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल, ये दोनों बातें मेरे सामने यहां पर नजर आ गई। अब कैश एक एसेट है और एसेट बढ़ने पर क्या होता है जी? डेबिट होता है। कैपिटल यहां पर इंक्रीज हो रही है और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। यही आपने एनालाइज करके दिखाना है हर ट्रांजैक्शन में। समझ में आ गई कहानी? दोबारा से इस चीज को सुन लीजिए। सबसे पहले आपने चेक किया कि इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। वो हमने देखा जी, दो एसेट इन्वॉल्व है, एक है कैश दूसरा कैपिटल। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक एसेट और दूसरा कैपिटल। एसेट हमारा बढ़ रहा है, कैपिटल भी हमारी बढ़ रही है। करेक्ट, दोनों चीजें हमारी यहां बढ़ती हुई। अब एसेट बढ़ने पर डेबिट और कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट की जाती है। अब उसकी कहानी, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, ये हमारे सामने अगला पॉइंट आ गया। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, 20,000 रुपए में मशीनरी परचेज कर ली। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भी दो अकाउंट आ गए। पहला अकाउंट है मशीनरी, बोलिए यस और नो। पहला अकाउंट है जी मशीन, और दूसरा अकाउंट है मेरे दोस्तों इसमें कैश। मशीन हमारा एक एसेट है, मशीन हमारा एक एसेट है, कैश भी तो एसेट है। मशीन भी एसेट और कैश भी एसेट। मशीन एक एसेट है और एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मशीन खरीदी है, लेकिन कैश नाम का एसेट घट गया क्योंकि कैश चला गया। कैश चला गया तो एसेट हमारा घट गया। तो एक एसेट बढ़ता हुआ नजर आया और दूसरा एसेट घटता हुआ नजर आया। मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, यानी मशीन डेबिट हो गई। कैश भी एक एसेट है, कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। तो यानी आपने हर अकाउंट का अलग उसके अंदर पहले चेक करना है कि उसका नेचर क्या है, मशीन का नेचर क्या है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रूल लगाया।
फिर दूसरा उसके अंदर अकाउंट देखा, दूसरा अकाउंट कैश इन्वॉल्व था, वो भी एक एसेट है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, घटने पर वो क्रेडिट होगा। वेरी वेरी सिंपल। फिर है जी मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। करेक्ट, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। देखा क्या जी हमने, हमने देखा सबसे पहले कि पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश। क्यों? क्योंकि मशीन बेची तो कैश आया, और दूसरा है मशीन जो कि जा रही है। तो हमारे सामने यहाँ दो बातें आ गई, कैश एक एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। कैश नाम का एसेट इस सेल के कारण इंक्रीज हो रहा है, मशीन नाम का एसेट इस सेल के कारण डिक्रीज हो रहा है। मशीन बिक गई तो चली गई। अब आप इस पर रूल लगा दीजिए कि कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है जी, और एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। फिर दूसरी तरफ रूल क्या लगाया, मशीनरी भी एक एसेट है, वो एसेट घट रहा है, और एसेट ये वाला घटने पर क्रेडिट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर आगे जी सैलरी पेड इन कैश फॉर ₹2,000। सैलरी आपने कैश 2,000 पे कर दी। इसमें कितने अकाउंट है, एक है सैलरी, एक है सैलरी अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट। सैलरी और कैश, सैलरी क्या जी हमारा खर्चा है, और कैश हमारा एसेट। आइडेंटिफिकेशन तो हमें आता है। अब बताइए खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? खर्चा तो बढ़ गया, क्योंकि हमने जब सैलरी की बात की, हमारे एम्प्लॉय से हमने काम करवाया, तो सैलरी है, खर्चे बढ़ रहे हैं जी, खर्चे बढ़ रहे हैं जी, और उस खर्चे के लिए पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, एसेट रिड्यूस हो गया तो खर्चा बढ़ रहा है। सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होता है। दूसरी तरफ कैश नाम का एसेट इस कारण से माय डियर फ्रेंड्स घट गया, और एसेट जब घट जाता है तो मेरे दोस्तों वो क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले अकाउंट इन्वॉल्व चेक करोगे, हमेशा सिस्टम दिमाग में सेट कर लो, यही तरीका है। स्टेप 1 क्या है, ट्रांजैक्शन को पढ़ना। स्टेप 2 उसमें से अकाउंट इन्वॉल्व फाइंड आउट करना। फिर उन अकाउंट्स के नेचर को चेक करना जी, उनका नेचर कैसा है। फिर उसमें देखना कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद रूल लगाना। वेरी वेरी सिंपल। 5 स्टेप्स हैं। पहला उसे पढ़ो, पढ़ते ही अकाउंट समझ में आ जाएंगे, अकाउंट के नेचर समझ में आ जाएंगे, उनमें इंक्रीज या डिक्रीज देख लो, इंक्रीज डिक्रीज के बाद लगा दो इसके अंदर अपना रूल। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक आप अकाउंट का कैटेगराइजेशन तो कर ही चुके हो, उसके बाद आपने इंक्रीज डिक्रीज के रूल भी लगा दिए, तो यानी 3 स्टेप, ये 3 4 5 तो पहले ही कर चुके हो। अब करना क्या है, बस अकाउंट इन्वॉल्व चेक करना है। कैसे? इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद। तो बड़ा सिंपल सा है। अब लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने पढ़ लिया, पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। पहला स्टेप पूरा हो गया जी, कि मैंने ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया। अब दो बातें नजर आ रही हैं कि बैंक वालों ने हमें लोन दिया, लोन दिया तो कैश तो देते नहीं, वो हमारा एक लोन अकाउंट खोल देते हैं, उसमें कैश डाल देते हैं, कहते हैं जाओ इसमें से निकाल लो। हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, तुमने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया, धन्यवाद, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ एक आ गया, बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पैसा बढ़ गया। लेकिन वो पैसा हमारा थोड़ी हमने वापस कर रहे हैं बैंक का, तो वो हमारे लिए एक बैंक लोन बन गया। यानी यहां पर मेरे दो अकाउंट्स आ गए, और पहले अकाउंट का नाम है बैंक अकाउंट, जो कि एक मेरा एसेट है जिसमें पैसा जमा हुआ है, वो एसेट इंक्रीज हो गया। दूसरा है कि वो मेरा पैसा नहीं है, वो बैंक वालों ने मुझे लोन दिया है, लोन दिया तो बैंक लोन मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी भी मेरी बढ़ गई। दोनों बातें हो गई। अब पहला हिस्सा क्या था जी, बैंक में पैसा आया, एसेट बढ़ा, और एसेट बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होता है। फिर इसका दूसरा हिस्सा क्या है जी, बैंक लोन लिया गया, लोन मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। करेक्ट, यानी 10,000 रुपए से 10,000 रुपए से डेबिट हुआ, और 10,000 से क्रेडिट हो गया। बैलेंस, हर बार बैलेंस होगा। फिर आती है कहानी जी इंटरेस्ट रिसीव्ड की। करेक्ट, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया हमने, इनकम हमें मिल गई। मिली कैसे होगी,
पैसा आया होगा, कैश मिला होगा। तो एक तरफ मेरा कैश बढ़ गया। क्यों मिला भाई कैश? उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है जी? हमने ना इंटरेस्ट की कमाई की है जी, इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, ज़रूर इन्वेस्टमेंट की होगी इसीलिए इंटरेस्ट मिला है। तो कैश आया तो एक एसेट है और एसेट यहाँ पर बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट मेरी कमाई है, मेरी इनकम है, इनकम भी बढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम, कैश नाम का एसेट यहाँ पर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ी है तभी तो मेरा एसेट आया, कैश आया है, तो इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है, वेरी वेरी सिंपल। सो इसी तरीके से आपने ये पांचों स्टेप्स अपने दिमाग में बिठाने हैं और इसी सिस्टम को सीखना है। क्यों सीखना है? हर बार 5 पॉइंट्स, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। आने वाले समय में जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी करोगे, सब में आपको यही सिस्टम सीखना है। ये सिस्टम हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है कि नहीं? इसीलिए इस पर बिल्कुल मास्टरी हो जानी चाहिए। फिर लिखा जी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अच्छा, गुड्स परचेज की तो खर्चा है, हमने वो सामान खरीदा, बेचने के लिए खरीदा, राइट? तो पहली बात आपको याद होगी कि मैंने बताया था गुड्स के लिए हम 4 अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो 4 अकाउंट्स कौन से हैं? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। याद है सभी को? तो यहाँ पर परचेज की है, गुड्स परचेज की है, तो मुझे कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए? क्या मुझे गुड्स का अकाउंट खोलना चाहिए? नो, परचेज है भैया, तो परचेज हमारा खर्चा है, उसका ही अकाउंट खोलेंगे, और हमने उसके बदले में कैश दे दिया। तो जो 2 अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? कि परचेज है, दूसरा है कैश। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और कैश मेरे लिए एसेट है। परचेज नाम का एक्सपेंस मेरा यहाँ पर बढ़ गया और कैश नाम का एसेट यहाँ पर घट गया, राइट? अब लगा दो अपना रूल। परचेज नाम का खर्चा जब बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होते हैं। और दूसरा क्या है जी? कैश, कैश नाम का एसेट घट गया। भाई जब मैंने सामान खरीदा तो मेरी जेब से कैश गया, कैश गया तो एसेट रिड्यूस हुआ, एसेट घटने पर क्रेडिट होता है, वेरी वेरी सिंपल। उससे अगला पॉइंट क्या जी? गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3000। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि गुड्स के लिए 4 अकाउंट्स यूज किए जाते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, और ये सेल्स का खेल है। बोलो जी बोलो, सेल करेंगे तो कैश आएगा, बोलो यस और नो। कैश एक एसेट है, सेल होगी तो उसके लिए सेल्स अकाउंट, गुड्स की सेल है, सेल अकाउंट खोला जाएगा। वो इनकम्स को, रेवेन्यू को शो करता है। इनकम का ही रूल लगेगा रेवेन्यू पर भी। रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। गुड्स को बेचने के बाद जो भी पैसा मिला वो रेवेन्यू है, राइट? इनकम का ही तो रूल है, आ रही है कमाई तो वो भी रूल भी वैसे इनकम वाला रहेगा। तो कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और हमारी यहाँ पर ये इनकम भी, ये हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इनकम लेकर आती है, तो ये भी बढ़ रही है, इसको बढ़ने पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, करेक्ट? वेरी वेरी सिंपल। वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी कि किस तरीके से हमने एक चीज़, एक अकाउंट जो इन्वॉल्व है, उस अकाउंट का नेचर पहचान कर, इंक्रीज डिक्रीज देखकर हमने उसमें डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई किया। वही 3 चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन उसके अलावा इस बार क्या है कि अकाउंट आपको दिया नहीं गया, अकाउंट आपने उस ट्रांजैक्शन में से ढूंढने और फिर वो सिस्टम करना है, करेक्ट और नॉट? तो अब क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स खरीदी। तो भाई गुड्स तो किसी भी हाल में परचेज किए तो परचेज अकाउंट खुलेगा, लेकिन इस बार क्या कैश गया? कैश नहीं गया भाई, इस बार हमने उधार पर खरीदी। उधार पर खरीदी तो देना बाकी है, और जिन लोगों से हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं मेरे दोस्तों, उन्हें क्रेडिटर कहा जाता है। सबको याद है कि नहीं? तो एक तरफ परचेज और दूसरी तरफ क्रेडिटर, एक तरफ परचेज और दूसरी तरफ क्रेडिटर आ गया। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स हमारे सामने यहाँ पर क्या है जी? परचेज हमारा एक्सपेंस है और क्रेडिटर क्या है? वो एक लायबिलिटी है, वो एक लायबिलिटी है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर भी, बोलिए जल्दी जल्दी, और क्रेडिटर भी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए परचेज नाम का खर्चा बढ़ा, परचेज नाम का खर्चा बढ़ा,
और क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई। वेरी वेरी सिंपल। परचेज नाम का खर्चा बढ़ा, परचेज नाम का खर्चा यानी खर्चा बढ़ने पर डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, बैंक लोन जो हमने लिया था उसको रीपे कर दिया, वापस पे कर दिया। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, एक अकाउंट तो बैंक लोन का है जो कि हमारी लाइबिलिटी बनती है, जिसको हमने रीपे किया और पे करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करी होगी। तो दूसरा अकाउंट हो गया जी बैंक अकाउंट। करेक्ट। बैंक लोन मेरे लिए एक लाइबिलिटी है और बैंक मेरे लिए एसेट। बैंक में अकाउंट में जो मेरा कैश एट बैंक है वो मेरा एसेट है। अब बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी घट गई भैया। क्यों लाइबिलिटी घट गई? क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट कर दी। और मेरा जो बैंक में पैसा पड़ा था वो भी तो घट गया, वो भी तो एसेट घट गया। तो एक तरफ मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि मैंने अपने बैंक अकाउंट में से पेमेंट कर दी, मेरे बैंक अकाउंट में से कैश चला गया जी, इसीलिए लायबिलिटी कम हो गई। तो एक तरफ लायबिलिटी रिड्यूस हुई, लायबिलिटी रिड्यूस होने पर डेबिट होती है। क्यों रिड्यूस हुई? उसका रीजन क्या है कि बैंक में से पैसा दे दिया हमने, दे दिया तो भैया एसेट घटा, और एसेट घटने पर क्रेडिट होता है। हर बार आपने इसी तरह से ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, अकाउंट्स इन्वॉल्व को फाइंड करना है, नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज सोच के, उसके बाद डेबिट क्रेडिट करना है। जिसने ये सीख लिया उसकी अकाउंट्स की जिंदगी बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। एक बात समझ लो दोस्तों, इस क्लास में आपको हर बार एक ही चीज बताई जाएगी और वो है मेरे दोस्तों लॉजिक। लॉजिक पर गेम चलेगी, क्योंकि याद रखो वो ये कि सुधीर सर का नारा है। क्या नारा है? कि लॉजिक हमको प्यारा है। क्या समझे? हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक है तो आप गेम में हो, अदरवाइज गेम से आउट हो। क्या समझे मेरी बात? अगर आप लॉजिक के बेसिस पर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो मेरे दोस्तों ये बात तय है कि आने वाले समय में अकाउंटिंग की दुनिया में नाम बना लोगे आप अपना। ठीक है ना? तो भैया हर चीज का लॉजिक, हर चीज के पीछे की रीजनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, और मैं हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है जी? तो इसीलिए रीजनिंग पर बिल्कुल फोकस करके चलना। परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर है जी पहला अकाउंट, तो फर्नीचर है जी पहला अकाउंट, और ये एक एसेट है, और मैंने तो उसे देखा कि उधार पर खरीदा, तो लिख दिया मैंने क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, जो कि एक लाइबिलिटी है क्योंकि देनदारी है, देना बाकी है। फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट यहां पर बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो मैंने एक तरफ देखा कि फर्नीचर नाम का एसेट यहां बढ़ गया, और एसेट बढ़ने पर मेरे दोस्तों हो जाता है डेबिट। दूसरी तरफ मैंने चेक किया कि लाइबिलिटी मेरी क्रेडिटर की तरफ बढ़ गई, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हमारी लाइबिलिटी ये बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। फिर अगला पॉइंट, पेमेंट मेड फॉर क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया कि मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर की तरफ घट गई, तो क्रेडिटर, एक अकाउंट तो क्रेडिटर हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैश, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हो गया। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर जो थे, जिनसे फर्नीचर खरीदा था, उनको हमने पेमेंट कर दी, तो दूसरा क्या, कैश, कैश घट गया होगा। अब लाइबिलिटी है मेरी क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, कैश मेरा एसेट है। अब लाइबिलिटी मेरी घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि मैंने कैश पे कर दिया, मेरा एसेट घट गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर जो है, इस नाम की लाइबिलिटी मेरी घट गई है, और लाइबिलिटी घटने पर डेबिट होती है। क्यों घटी है? क्योंकि मेरी जेब से कैश चला गया है, कैश नाम का एसेट मेरा रिड्यूस हो गया है, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। करेक्ट? तो इसी तरीके से हम एनालिसिस करते चले जाएंगे। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं, आप, हम सब क्या हैं,
माई डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। हम अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट मानते हैं, एंड अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो हम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। इस बात को दिमाग में बार बार इस बात की कील ठोक लो। समझ गए मेरी बात? और ये रहा, जिस कमरे में तुम बैठे हो ना, उसके दरवाजे की तरफ देखो, एक अदृश्य आदमी नजर आएगा, उसी को बिजनेसमैन मान लो। उसी को बिजनेसमैन मान लो। वो कह रहा है साहब भाई मैंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, एंट्री करो। तुम कहोगे ठीक है वेट करो, अभी करते हैं एंट्री, क्योंकि तुम तो बिजनेस के हिसाब से एंट्री कर रहे हो भाई। और ये बिजनेसमैन, देखो साहब मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, जरा एंट्री कर लो। हम कहेंगे ठीक है, कैश आ गया, तुम्हें वापस भी देंगे, हमारी तुम्हारी तरफ बिजनेस की देनदारी है। और जब उसने बिजनेस में से कैश निकाल लिया तो हमने कहा अरे तुमने बिजनेस में निकाल लिया, ये देखो ड्राइंग्स हो गई, तुमने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, ये ड्राइंग्स हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये व्यक्ति, ये जो बिजनेसमैन है, ये इसका अपना घर है। उस घर में से पर्सनल चीजें लेकर आके अगर बिजनेस में लगा देगा तो हम कहेंगे ठीक है भाई वो तुम्हारी थी, अब तुमने वो बिजनेस में लगा दी, वो बिजनेस की हो गई, लेकिन बिजनेस तुम्हें इसे रिटर्न करेगा, इसीलिए तुम्हारी तरफ हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्योंकि इनसाइड है, इसीलिए उसे आउटसाइड लायबिलिटी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने तुम्हारे लगाए गए पैसे को लायबिलिटी तो कह दिया बिजनेस की, लेकिन वो कैपिटल है, उसका एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि बिजनेस के मालिक ने लगाई है, बिजनेसमैन ने लगाई है, इसलिए उसका नाम दे दिया हमने कैपिटल। ठीक है, तो जब आप ड्राइंग्स निकालोगे, कैश निकालो, चाहे तुम उससे बिजनेस के पैसे से अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद लो या अपनी बीवी को गोल्ड ज्वेलरी दिला दो, भाई वो तुम्हारा पूरा अपना पर्सनल काम है, उसे बिजनेस में लेकर मत आना, उसे बिजनेस में लेकर मत आना। जब तुम ड्राइंग निकाल लोगे तो हम कहेंगे तुमने निकाल लिया पैसा, हमारी जो तुम्हारी तरफ देनदारी बनती थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह से आपने बिजनेसमैन से डील करना है। और हम कौन है? हम है बिजनेस के अकाउंटेंट। तो अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि मैं इसी चीज को अब एक अगले लेवल पर लेकर जा रहा हूं। कहानी बड़ी मस्त है, कहानी जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेसमैन ने बोला अरे मिस्टर अकाउंटेंट, एक बात बताओ, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल अगर मैं इस बिजनेस में ना लगाता तो कैपिटल में कहीं बैंक में हो सकता है सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता, एफडी में डाल देता, कहीं भी डाल देता, तो मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिलता उस पर, एफडी पर। लेकिन देखो मैंने वहां पैसा ना लगा करके यहां लगा दिया, तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हम कहेंगे ठीक है जी, बिजनेस आपको आपकी दी गई कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा। आपने जो ये कैपिटल लगाई थी, इस कैपिटल पर हम आपको इंटरेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग हो रही है। आप कौन हो? बिजनेस के अकाउंटेंट। बिजनेसमैन का ही बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के अंदर हम सारी की सारी बातें अलग रखते हैं, उसका पर्सनल काम कुछ नहीं है। पर्सनल के लिए पैसा निकाला तो भैया ड्राइंग के रूप में उड़ा देंगे उसे। हम कहेंगे ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा, तो एक तरह से ये एक एक्सपेंस हो गया फॉर द बिजनेस। बोलिए यस और नो। ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होने के नाते हम उसे यहां पर डेबिट कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। उसने कहा ठीक है जी करो, बिल्कुल वो अकाउंटिंग आपने, आपका काम है, आप करो। हमने कहा लेकिन मिस्टर बिजनेसमैन जरा सुन लो, जब तुम पैसा लगाते हो ना, तो तुम कहते हो जी मुझे उस लगाए गए पैसे पर इंटरेस्ट चाहिए, और बिजनेस कहता है कि हाँ हम आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जब तुम ये अपनी बीवी के लिए सोने का हार खरीद के ले जाते हो, बिजनेस में से पैसा निकाल के, अपने चुन्नू के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसे निकाल के लेके जाते हो, तो भैया ड्राइंग से पैसा बिजनेस में घट गया। इसी कारण से अगर आप ये कहोगे कि मैंने कैपिटल लगाई तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो भाई जब आपने ड्राइंग्स का अमाउंट बिजनेस से निकाल लिया,
तो बिजनेस भी आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। बोलो मंजूर है? वो कहते हैं हाँ जी हाँ ठीक है मंजूर है। तो हमने कहा ठीक है, ये जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम फॉर द बिजनेस बन जाएगी। ये बन गई जी इनकम फॉर द बिजनेस। और इनकम मेरे दोस्तों इंक्रीज होने पर क्या होती है, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं। इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो जैसे ही बिजनेसमैन ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बिजनेस क्या बोलेगा, ठीक है भैया तुम पैसा निकाल लोगे तो तुमसे हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये बिजनेस का खर्चा है, खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर हम तुमसे लेंगे। ये हमारे बिजनेस की इनकम हो गई, ये बिजनेस की इनकम हो गई। और इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो उसने कहा ठीक है भाई कर लो। यानी अब कहानी यहां तक तो क्लियर हो गई कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है, घटने पर क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है, बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट होती है। यहां तक इस स्लाइड को आपको कम से कम 2 से 3 बार सुनना है। ये स्लाइड में मैंने जो जो बातें बताई इसको 2 से 3 बार सुनो। उसका कारण क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर करना है, अभी के अभी। उसके बाद ही अगली साइड पे चलेंगे। मतलब मैं तो पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, आप देखने के बाद अगले पे जाना। तो अब सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है बिजनेस का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये बात हमारी पक्की हो गई। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये है एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और अगली बात क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है इनकम फॉर द बिजनेस। ये है इनकम फॉर आवर बिजनेस। अब जरा मुझे सोच समझ के बताइएगा, जो भी हमारी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी है, ये बताइए कि ये तो सारी बिजनेसमैन से। अगर हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है तो ये पैसा हमने बिजनेसमैन को देना है, हमारा खर्चा है मगर देना भी तो है, दिया तो नहीं अभी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है मगर मिली तो नहीं, लेनी बाकी है। बताइए क्या यहां तक इस बात को सब लोग समझ गए? तो सबसे पहली बात, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खर्चा लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम लिख दिया, ये तो पक्का कर दिया। लेकिन ये लेना देना भी तो करना है। ये जो मिस्टर बिजनेसमैन है, ये हम पैसा इसी से तो लेंगे और इसी को तो देंगे। अब या तो कहें भैया लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैश ले लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैश दे दो, मगर ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। इससे बढ़िया क्या है कि हम उसके अकाउंट में ही क्यों ना प्लस माइनस कर दें। बिजनेसमैन का हमने एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, हिज अकाउंट इज मेंटेन्ड विद द बिजनेस, से यस और नो। और उस अकाउंट का नाम है मेरे दोस्तों कैपिटल अकाउंट। तो क्यों ना कैपिटल अकाउंट में ही प्लस माइनस कर दो। हम कहेंगे देखो जी हमने कैपिटल का पैसा भी आपका देना है और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है वो तो दिखा दिया मगर तो आपको दिया नहीं, देना बाकी है। तो कहेगा ठीक है आप एक काम करो, ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने देना है मेरी कैपिटल में ऐड कर दो। बिजनेस कहेगा ठीक है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने आपसे लेना है, तो ये सारा का सारा सिस्टम हम आपके कैपिटल अकाउंट में ही कर डालते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमने ऐड कर दिया। लेकिन जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है आपसे तो वो भी निकालेंगे कहां से, इसी कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो वो जो सारा का सारा पैसा है वो इंटरेस्ट ऑन, बोलिए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा जो है वो भी हम कैपिटल में से ही निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, लेनी है हमने पैसा, अमाउंट लेना है उससे, तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो भैया उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो। अब हमने दो दो बातें क्यों की? दो बातें इसलिए की क्योंकि ये एस्पेक्ट 1 है और ये एस्पेक्ट 2।
हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक एक्सपेंस है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमने ये पैसा बिजनेसमैन को देना है तो उसके अकाउंट में ऐड कर दो। उसका अकाउंट कौन सा है? कैपिटल है। कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये लीजिए, हमने दूसरा एस्पेक्ट इसका पूरा यहां लिख दिया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दोनों इंपैक्ट आ गए। ठीक है, ये हो गई पॉइंट नंबर 1 की बात। अब आती है जी पॉइंट नंबर 2 की बात। पॉइंट नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका पहला इंपैक्ट क्या है जी? इसका पहला इंपैक्ट यह है कि ये बिजनेस की इनकम है। ये एक इंपैक्ट है। और इनकम है तो बिजनेस ने लेनी है तो किससे ले? दूसरा इंपैक्ट क्या करेंगे हम? कहेंगे भैया ये तो बिजनेस के मालिक के अकाउंट में से निकालना है तो कैपिटल में से निकाल लो। तो दूसरा इंपैक्ट हमने क्या कर दिया? उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लिया। तो दो आइटम थी, उसके दोनों एस्पेक्ट हमने दिखाने थे। पहला एस्पेक्ट भी दिखाया और दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाया। फर्स्ट एस्पेक्ट में हमने उसके नेचर को दिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन उसे देना बाकी तो कैपिटल में ऐड कर दिया। दूसरा इंपैक्ट कैपिटल में दिखा दिया। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, पहला इंपैक्ट हमने दिखा दिया, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी हमें मिली तो नहीं, लेना बाकी तो उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे। इसीलिए बिजनेस के इस अमाउंट को उसकी कैपिटल में से माइनस करके निकाल लिया जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब ये सारी स्टोरी इसीलिए बताई है ताकि जब मैं आपको अगले लेवल पर लेके चलूं तो आपको ये सारा का सारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये है आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी। ये रहा आपका बिजनेसमैन। ठीक है जी, बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई, कैपिटल पर वो कहता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस ने कहा बिल्कुल ज़रूर जनाब हम देंगे। बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से ही आपको ये निकाल कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देगा तो बिजनेस का खर्चा हो गया। बिजनेस का खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस के रूप में डेबिट कर लिया जाएगा। और ये हो गया इसका एस्पेक्ट नंबर 1। लेकिन एस्पेक्ट नंबर 2 क्या है जी? एस्पेक्ट नंबर 2 है, यहां पर अब 1 2 लिख देता हूं क्योंकि पिछले में 1 2 मैंने नाम कुछ और दे दिया था। तो ये एस्पेक्ट नंबर 1 एस्पेक्ट नंबर 2 लिख देता हूं। एस्पेक्ट नंबर 1 ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। एस्पेक्ट नंबर 2 कि अभी देना बाकी तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड करके कैपिटल को बढ़ा देगा। उसी तरीके से अब यहां पर भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में से ड्राइंग्स निकाल लेगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये बिजनेस के लिए इनकम बन गई। एस्पेक्ट नंबर 1 ये रिकॉर्ड हो गया। ये है जी एस्पेक्ट नंबर 1 कि इट इज इनकम फ्रॉम द बिजनेस, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन एस्पेक्ट नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, तो लाओ जी पैसा। कहां आया? दिया तो है नहीं। तो ठीक है, आप एक काम करो, उसकी कैपिटल में से निकाल लो। हम उसकी कैपिटल को यहां पर रिड्यूस कर देंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का दो तरफा इंपैक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है। इसीलिए दोनों एस्पेक्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी देखे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी देखे। राइट, मैंने आपको यहां पर एक एक डिटेल अच्छी तरह से समझा दी है और एक एक शब्द को जो है बार बार एक्सप्लेन कर दिया। ये कभी भूलना नहीं है। ये सारी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे आप इंडियन राइटर की किताबें ढूंढ लो, चाहे फॉरेन राइटर की, दिखने वाला नहीं है सब कुछ इतना डिटेल में। चाहे कोई भी किताब उठा लो भाई, आपको ये जो मैं यहां पर सारे के सारे लॉजिक्स दे रहा हूं किताबों में नहीं मिलने वाले। ढंग से पढ़ लो इसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है जी? एक तरफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल बढ़ गई। करेक्ट, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। फिर इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरफ इनकम है, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट हो रही है, लेकिन ये पैसा हम कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए कैपिटल को यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा। वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, तो यहां पर यह हिस्सा हुआ समाप्त। और ये सारा का सारा खेल क्यों किया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये अगले क्वेश्चन में था, इसीलिए उससे पहले इसका डिटेल डिस्कशन बहुत जरूरी था। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये सेम अगले चैप्टर में आने वाला है। ये जितने काम ये ट्रांजैक्शन की बातें कर रहे हैं सब अगले चैप्टर में आएंगी। वहां पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी से क्लियर करके चलना हर चीज। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं,
अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है, वैसे तो मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं कि डाउट आएगा ही नहीं, अगर कहीं डाउट आया ना तो बस एक ही चीज समझ लेना कि आपने मेरी क्लास को ध्यान से नहीं सुना। जब कहीं डाउट आए वीडियो दोबारा देख डालो, आपका डाउट उसी वीडियो के अंदर रिजॉल्व होगा। आपके सवालों के जवाब हर वीडियो में उसी में दिए होंगे। जो भी सवाल है आपका उसका जवाब उसमें मिलेगा, पक्की बात है ये। ठीक है जी। तो अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड फ्रॉम द ओनर, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम है। और दूसरा जो अकाउंट है वो है जी कैपिटल, क्योंकि इसके कारण कैपिटल रिड्यूस होगी। अब कैपिटल यहां पर, कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, और कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है, करेक्ट, क्योंकि हमने इसी में से पैसा निकालना है। ये डेबिट हो गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया सारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू दी ओनर, तो दो बातें हो गई। हमने अलाउ किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए एक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है। और ये पैसा मुझे देना बाकी है, देना तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दूंगा। कैपिटल का नेचर कैपिटल ही है, इंक्रीज होगी कैपिटल, इंक्रीज होने पर कैपिटल क्रेडिट होती है। दैट्स इट। तो ये सारी कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने उसकी डिटेल आपको थोड़ी देर पहले बताई। इतना डिटेल डिस्कशन किया, उसको दोबारा देख लो। ठीक है जी। चलिए, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद ₹10,000। बैंक अकाउंट, जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो क्या होता है, बैंक में पैसे जमा कराते हो, आप कैश जमा कराते हो, और फिर आपके हाथ से जो कैश था वो तो चला गया, लेकिन कैश एट बैंक बढ़ गया। तो एक है कैश एट बैंक, एक है कैश इन हैंड, करेक्ट। तो कैश एट बैंक को मैं खाली बैंक लिखूंगा और कैश इन हैंड को मैं कैश लिखूंगा। तो मैंने कह दिया जी बैंक में पैसा मेरा जो है वो कैश एट बैंक है, और दूसरा क्या है, कैश इन हैंड, जिसको मैं कैश लिख रहा हूं। अब ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹10,000, तो बैंक में मेरा इसका देखें नेचर, तो ये क्या है जी, एसेट, और कैश भी क्या एसेट। बैंक मेरा एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, करेक्ट। उसी तरह से कैश मेरा एक एसेट है, और कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटने पर क्रेडिट होता है। क्योंकि जब मैं कैश जमा करा दूंगा, जब भी मैं कैश जमा करा दूंगा तो मेरे हाथ से कैश चला गया, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा मेरा बढ़ गया। अब डिपॉजिटेड इन बैंक, ये भी एक बात है। ओपन अ बैंक अकाउंट का मतलब कि पहले अकाउंट नहीं था, वो भी कैश जमा करा के ही ओपन होता है, लेकिन बाद में मैंने अगर बैंक में डिपॉजिट कराया दोबारा से, तब भी बात तो यही है, तब भी कैश एट बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। और कैश नाम का एसेट मेरे हाथ से चला गया, एसेट रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए, अब ये सारा का सारा जितना सिस्टम हमने सीखा, माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ना उसको कुछ टी शेप अकाउंट्स बना करके प्रैक्टिस कर ली जाए। ये प्रैक्टिस बड़ी ही आसान होगी, बेहतरीन तरीके से आप इसे सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये लीजिए, ये सीख लीजिए कि अकाउंट जो है जब बनेंगे तो उसकी दो साइड है, एक है डेबिट और दूसरी है क्रेडिट। एक है डेबिट, दूसरी है क्रेडिट। इसमें भी एक तरफ डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। इसमें भी एक तरफ डेबिट, दूसरा क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। इतना क्लियर है? क्लियर है। अब जो भी अकाउंट बनेगा वो 5 एलिमेंट्स का ही तो अकाउंट बनेगा, एसेट और एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, क्योंकि सारे के सारे अकाउंट को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आपने यहां पर जो भी अकाउंट बनाया, माय डियर फ्रेंड्स, ये अकाउंट जो है किसी भी हाल में आप देखोगे कि कैटेगराइजेशन तो 5 ही है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। वो 5 कैटेगराइजेशन आपने लिखा, ये एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स, और कैपिटल।
वेरी वेरी सिंपल, करेक्ट। तो ये एसेट का अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस और लॉसेस का हो गया, ये लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स और कैपिटल, वेरी वेरी सिंपल। तो ऊपर वाले अकाउंट एसेट और एक्सपेंसेस के हैं, नीचे वाले अकाउंट लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल के हैं, करेक्ट। अब एसेट के लिए रूल आप जानते हैं, एक्सपेंस के लिए रूल जानते हैं, सेम है। बढ़ने पर ये डेबिट होंगे, घटने पर क्रेडिट। तो यानी एसेट भी बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे। बोलो यस और नो। उसी तरीके से एसेट अगर घट रहा है तो क्रेडिट करोगे, एक्सपेंसेस को घटने पर भी उसकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सेम रूल है, वही सेम चीज, अकाउंटिंग का चश्मा ही अप्लाई किया और कहीं तो कुछ किया नहीं। फिर लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं, इनकम्स भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर लायबिलिटीज घटेगी तो उस अकाउंट में डेबिट करेंगे, इनकम घटेगी तो उसे डेबिट करेंगे, कैपिटल घटेगी तो उसे भी डेबिट करेंगे। यानी वही सेम कहानी जो हमने अकाउंटिंग के चश्मे में सीखी थी। ये सभी मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही तो हैं। ये जो आपको ये बताया जा रहा है ये मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही तो है, और क्या है, एसेट और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। तो ये जो स्लाइड है ये सारी आपको बता देगी कि एसेट बढ़ रहे हैं तो भैया डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ रहे हैं तो भी डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, एसेट घटते समय क्रेडिट लिखे जाएंगे और एक्सपेंसेस और लॉसेस भी घटते समय क्रेडिट लिखे जाएंगे। चाहे लायबिलिटीज हो, इनकम्स और गेन्स हो या कैपिटल हो, तीनों ही इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड में लिखोगे और डिक्रीज होंगे तो भैया तीनों के ही डेबिट साइड में अकाउंट में लिखा जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो अब अगर आपके सामने आ जाए जी कैश अकाउंट, तो सबसे पहले तो इसका नेचर पहचान लो भाई। कैश तो सर एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वेरी वेरी सिंपल भाई, जब जब बढ़ेगा तो इसकी डेबिट साइड में लिख दो और घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिख दो। जैसे कि कैश सेल्स 1,000 रुपए, अब हमने सबसे पहले लिखा जी कौन सा अकाउंट है, सर ये है जी कैश अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट में भी दो कॉलम है, एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट। अमाउंट तो समझ ही आ गया, लेकिन ये पर्टिकुलर क्या चीज है। क्रेडिट में भी एक अमाउंट है और दूसरा है पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है वो सुन लीजिए, बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको, यहीं सुनेगी, यहीं दिखाई देगी, यहीं सुनाई देगी। कैश को अगर मैंने डेबिट किया, क्यों डेबिट किया जी, क्योंकि वो बढ़ रहा था इसीलिए मैंने डेबिट किया। ये एक एसेट है, ये पक्की बात है, बोलो यस और नो। कैश एक एसेट है, बढ़ने पर मैं उसे यहां पर डेबिट करने वाला हूं। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं केवल आपकी समझ बूझ के लिए ही इसे लिख रहा हूं। सुन रहे मेरी बात, ये लिखना नहीं है, बस आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। और चीज सुन लो, डेबिट होगा तभी जब ये इंक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो ये कलर से मार्क कर रहा हूं, ये सिर्फ जो है समझने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, लिखना नहीं है। अमाउंट तो अमाउंट है, लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, अब आपको वो सुनना है, वो समझना है। पर्टिकुलर्स में रीजन आता है। रीजन क्या, रीजन किस चीज का रीजन, कि अगर आपने कैश को डेबिट किया तो भैया क्यों डेबिट किया। क्या समझे मेरी बात, आपने कहा जी मैंने यहां पर कैश को डेबिट किया, अच्छा क्यों डेबिट किया भाई, उसका रीजन यहां लिखेंगे, उसका अमाउंट यहां लिखेंगे। आपने कहा जी कैश घट गया, अच्छा कैश घट गया, क्या करोगे जी फिर, जितने से घट गया वो क्रेडिट में लिख दो, लिख दिया जी 700 रुपए। लेकिन क्यों घटा, उसका कारण क्या है, वो जो रीजन है वो पर्टिकुलर्स में आएगा। जिसने ये चीज समझ ली, आने वाले समय में जो चैप्टर्स होंगे उसका बहुत बड़ा बेस तैयार कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात है। जो जो मैंने यहां पर कलर से मार्क किया है, ये आपको लिख के नहीं आना, ये अपने दिमाग में बिठा लो।
ये अपने दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ें लिखनी नहीं है, ये दिमाग में बैठानी है, ठीक है। कि कैश एक एसेट है, बढ़ते समय डेबिट होता है, घटते समय क्रेडिट होता है, और पर्टिकुलर्स में कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो रहा है, मगर क्यों इंक्रीज हुआ वो रीजन पर्टिकुलर्स में डाला जाएगा। समझे मेरी बात कि नहीं? कैश डिक्रीज हुआ, अच्छा तो क्रेडिट में लिखेंगे, अमाउंट भी लिख दिया 700 रुपये, जो भी अमाउंट आया। लेकिन क्यों डिक्रीज हुआ भाई, वो रीजन जो है वो पर्टिकुलर्स में डाला जाएगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पर अभी लिख लीजिए, मैं यहां से इसे रिमूव कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं यहां से इसे रिमूव कर रहा हूं। अब सुनिए ध्यान से, हमने क्वेश्चन में देखा सबसे पहले लिखा था कैश सेल्स, कैश सेल 1000 रुपये। अब सोचो सेल करोगे तो कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, ठीक है जी। कैश एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पर कैश डेबिट होता है। क्यों यहां पर इंक्रीज डेबिट लिखा है? क्योंकि ये एक एसेट है। रीजनिंग मालूम हो गई ना, ये रीजनिंग है इसकी। हमने कहा जी 1000 से बढ़ गया, ठीक है भाई साहब 1000 लिख दिया, लेकिन क्यों बढ़ा 1000 से, वो रीजन क्या है? सेल हुई थी जी, इसीलिए हमने यहां लिख दिया सेल्स अकाउंट, रीजन, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कैश परचेज, यानी हमने गुड्स परचेज करी, कैश देकर गुड्स परचेज की तो कैश चला गया, कैश चला गया 200 रुपये, 200 रुपये का कैश चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होने पर तो क्रेडिट होता है, तो हमने ये लीजिए डिक्रीज लिख दिया 200 रुपये। भैया लेकिन क्यों डिक्रीज हुआ, उसका रीजन क्या था? रीजन ये था भैया क्योंकि हमने परचेजेस की थी, परचेज अकाउंट उसका रीजन है, वो पर्टिकुलर्स में लिख दिया। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद सैलरीज पेड इन कैश, जब आप सैलरी को पे कर दोगे कैश में तो कैश घटेगा कि बढ़ेगा? कैश घटेगा। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, एसेट घटने पर क्रेडिट होता है। हमने देखा अच्छा हमने सैलरी पे कर दी तो भैया घट गया, सैलरी पेड इन कैश 100 रुपये, जितने रुपए से घटा वो आपने 100 रुपये लिख दिए। लेकिन क्यों रिड्यूस हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था सैलरी, आपने सैलरी पे की है। क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट ये ना, एक तरफ कैश घटा तो दूसरा उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका रीजन क्यों हुआ ये। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन कैश, 200 रुपये का रेंट रिसीव कर लिया तो पैसा आ गया, कैश बढ़ गया, कैश एक एसेट है, कैश बढ़ने पर डेबिट होता है। आपने कहा जी 200 रुपये का कैश बढ़ गया, बढ़ने पर हमने 200 रुपये डेबिट में लिख दिए, लेकिन क्यों बढ़ा भाई, क्यों बढ़ा वो रीजन लिख दो, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये है उसका रीजन, ठीक है ना। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 300 रुपये, फिर से कैश आ गया, 300 रुपये की आपने कमीशन रिसीव कर ली तो कैश आया, कैश बढ़ा, कैश एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, 300 रुपये डेबिट में लिख दिए। क्यों बढ़ा भाई, रीजन क्या है? क्योंकि हमने कमीशन रिसीव की थी इसीलिए बढ़ गया, करेक्ट। चलिए उससे अगला पॉइंट करवा देता हूं अब आपको मैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, 100 रुपये का बिल पे किया, 100 रुपये का बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो पैसे चलेगा 100 रुपये, कैश एसेट है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट होगा। और क्यों पे किया जी, क्यों कैश दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो वो रीजन लिख दो। अब यहां देखो कि दोनों साइड बराबर तो है नहीं, यानी कुछ ना कुछ बैलेंस बच गया। एक तराजू के एक तरफ हमने रखा जी 4 किलो का, 5 किलो का वेट, दूसरी तरफ रख दिया 3 किलो का वेट, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अब आपको फाइंड आउट करना है। 3 किलो का 3 किलो एक तरफ, 5 किलो एक तरफ, तो 2 रुपए का डिफरेंस, 2 किलो का डिफरेंस बच गया। वैसे ही यहां करना है, तराजू के एक तरफ देखा तो 1500 रुपए का कैश था, जो ज्यादा वाली साइड थी वो मैंने दूसरी तरफ भी लिख ली। अब 1500 में से इसका टोटल माइनस कर दिया, 400 रुपए जब माइनस कर दिए तो मेरे पास ये बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो बच गया जी 1100 रुपए। 1500 रुपए हमारे पास आए थे, ये पूरा 1500 का अमाउंट हमारे पास आया था,
1500 में से हमने 400 माइनस कर दिए। 400 माइनस करने के बाद हमारे पास ये 1100 रुपये जो बचे, ये बैलेंस है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, तो ये काम भी हमारा यहाँ पर हो गया समाप्त। आगे चलता हूँ। उसी तरीके से अब बनेगा जी बिल्डिंग अकाउंट बनाओ। वो कहता है बिल्डिंग अकाउंट बना दो। आप कहोगे वाह, बिल्डिंग भी तो एक एसेट ही था। भाई बिल्डिंग भी तो एसेट है, यानी जैसा रूल कैश अकाउंट में लगा वैसा ही रूल यहाँ लगना है, सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आइए देखें, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000, तो अकाउंट बनाना है बिल्डिंग अकाउंट। तो आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड डेबिट ही होती है हमेशा, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। अब अपना दिमाग चलाइए कि भाई बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक एसेट है जी। एसेट के लिए रूल क्या है जी? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो लो जी, बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। ये कैसे पहचान रहे हो आप? रूल के हिसाब से। तो अब सबसे पहली बात, अमाउंट लिखने के बाद रीजनिंग लिखनी है, राइट? ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश 10,000, बिल्डिंग परचेज कर ली तो बिल्डिंग बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कितने रुपए की बिल्डिंग बढ़ गई जी? 10,000 की बिल्डिंग बढ़ गई। वेरी गुड। क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी बिल्डिंग आपके पास? उसका रीजन क्या है? कि आपने कैश दिया था जी, इसीलिए बढ़ी। तो उसका रीजन आपने कैश लिख दिया यहां पर कि कैश दिया और बिल्डिंग ले ली। अगला पॉइंट आ गया जी, बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम धोनी बिल्डर्स, यानी इस बार बिल्डिंग तो आ गई मगर पैसा नहीं दिया। तो बिल्डिंग तो आ गई, बिल्डिंग तो बढ़ गई, बिल्डिंग एक एसेट है, बढ़ रहा है। बढ़ने पर आपने 20,000 से डेबिट कर दिया, लेकिन इस बार कैश नहीं दिया, देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गई। किसकी तरफ? धोनी बिल्डर्स की तरफ। तो किस कारण से बिल्डिंग बढ़ी? क्योंकि धोनी बिल्डर्स से आपने क्या किया था? इसे परचेज किया था। अच्छा जी, अगला पॉइंट, बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश। अब आपने बिल्डिंग को कैश पर बेच दिया, यानी कैश लिया और बेच दिया। 15,000 का कैश आया होगा, लेकिन बिल्डिंग 15,000 की चली गई। बोलो यस और नो? तो बिल्डिंग का एक पार्ट अगर आपने बिल्डिंग को बेच दिया तो बेचने पर बिल्डिंग तो घट गई। 15,000 से बिल्डिंग घट गई, करेक्ट? और उसके बदले में क्या आया? कैश आ गया। तो क्यों आपने बिल्डिंग दी? उसका रीजन क्या था जी? बिल्डिंग देने का रीजन क्या था? अरे भाई कैश आ रहा था इसीलिए तो हमने दे दी। तो कैश अकाउंट आ गया जी, इसीलिए क्या आ गया? इसीलिए आ गया कैश अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। फिर आ गया मेरे सामने एक बहुत ही बढ़िया डेप्रिसिएशन का काम, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर लगाया गया डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था। डेप्रिसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके यूज़ के कारण, और बहुत सारे रीज़न बताए थे आपको, ठीक है ना? उसके कारण बिल्डिंग में यहाँ पर रिडक्शन आ गई, वियर एंड टीयर। तो बिल्डिंग की वैल्यू तो इससे घट गई। 1,000 से जब इसकी वैल्यू घटी, एसेट घटा, एसेट घटने पर हमने क्रेडिट कर दिया। और क्यों घटा? डेप्रिसिएशन के कारण। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसका रीजन यहां लिख दिया। अब फिर से देख लो, दोनों साइड में से ज्यादा कौन सी है? ज्यादा देखा तो ये 30,000 ज्यादा नजर आ रहा है। हमने दोनों तरफ 30,000 लिखने के बाद जो कम वाली साइड थी, उस कम वाली साइड के टोटल को इस ज्यादा वाले टोटल में से माइनस कर दिया। जो ज्यादा वो दोनों तरफ लिख लो, ठीक है? ये 30 थी, दोनों तरफ लिखने के बाद 30 में से 16 माइनस करें, अभी भी 14,000 की बिल्डिंग बाकी है। और ये क्या है मेरे दोस्तों? ये है उसका क्लोजिंग बैलेंस। अभी भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग का 14,000 रुपये मौजूद है। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई? माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बताएंगे कि बैलेंस बचा या नहीं बचा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने दोनों जो चीज़ें सीखी, ये एसेट से जुड़ी हुई सीख ली, करेक्ट? वैसे तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और उसी तरीके से हमारे पास ये फर्नीचर का एक टी शेप अकाउंट है। आइए ज़रा इस फर्नीचर के टी शेप अकाउंट को देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है? फिर से वही कहानी कि मेरे पास जो ये फर्नीचर अकाउंट है, साथ साथ बनाओ अब आप,
जल्दी से जल्दी कॉपी निकालो। नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ कि कॉपी मेरे साथ नहीं करना आपने, ठीक है कि नहीं, पहले समझना है चीज़ों को और फिर साथ बाद में लिखना है उसे। लेकिन जब मैं कहूँ प्रैक्टिस करने के लिए तो साथ साथ शुरू हो जाइए। तो अभी आपको क्या करना है, साथ साथ इसे प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ ही आप इसका आंसर लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट है तो मैं जाऊँगा, 2 साइड्स बनाऊँगा और सबसे पहले तो उस अकाउंट का नाम लिख लूँगा। ये है मेरे दोस्तों फर्नीचर अकाउंट, ये है डेबिट और दूसरी तरफ आ गई क्रेडिट, ठीक है ना। दूसरी तरफ आ गई यहाँ पर क्रेडिट की कहानी। तो हमने ये कह दिया कि फर्नीचर भी तो एक एसेट है जी, फर्नीचर एसेट है, बिल्कुल एसेट है। एसेट के लिए रूल क्या है, बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होता है। ये बातें मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ सोचने समझने की है, ये आपने वहाँ लिख कर नहीं आनी, ये केवल समझने के लिए है। अब आपने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ गया, 4,000 का फर्नीचर मेरे दोस्तों बढ़ गया। मैंने कहा जी एसेट बढ़ गया तो उसे डेबिट कर दो। और यहां पर क्या लिख दिया, क्यों बढ़ा, उसका रीजन कि भैया मैंने कैश दिया था इस कारण से बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा जी क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 3,000 रुपये, 3,000 का आपने फर्नीचर फिर से परचेज कर लिया, फर्नीचर फिर से बढ़ गया। एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, लेकिन क्या आपने इस बार कैश दिया, नो। रीजन क्या है जी, फिर आपको फर्नीचर मिलने का रीजन क्या है। पहले केस में तो फर्नीचर इसलिए मिला था क्योंकि आपने कैश दिया था। दूसरे केस में फर्नीचर मिलने का रीजन ये है कि सामने वाले व्यक्ति से हमने कहा भाई साहब पैसे अभी नहीं है, उधार दे दो, तो उसने उधार दे दिया, इसीलिए क्या बढ़ गए, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ गए। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, उससे अगली कहानी लिखा जी फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 2,000 रुपये। इस बार हमने 2,000 रुपये में फर्नीचर बेच दिया, यानी फर्नीचर घट गया। तो 2,000 से फर्नीचर क्योंकि घट गया, एसेट घटने पर क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन क्यों घटा, क्योंकि फर्नीचर देकर हमें कैश मिला, इसीलिए घट गया। उसके बाद अब आती है अगली कहानी, सेल ऑफ फर्नीचर टू जेम्स। फर्नीचर हमने बेच दिया लेकिन जेम्स को बेचा, अब इसमें कैश तो लिखा ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जब कभी भी ऐसा आपको नजर आ जाए जिसमें लिखा हो सेल ऑफ फर्नीचर टू जेम्स, यानी उस व्यक्ति का नाम लिखा, तो क्यों नाम लिखा है भाई, कैश तो कहीं लिखा ही नहीं है, कैश तो कहीं लिखा ही नहीं है, सेल ऑफ फर्नीचर टू जेम्स लिखा है बस। तो सेल ऑफ फर्नीचर टू जेम्स अगर लिखा है तो भैया इसका मतलब जेम्स से पैसा लेना बाकी है। हमने इस बार उधार पर फर्नीचर जेम्स को बेचा, तो 3,000 रुपये का फर्नीचर तो चला गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जेम्स से पैसा लेना है तो भैया ठीक है, जेम्स का नाम लिख लो, कैश तो आया नहीं, जेम्स से पैसा लेना, इसलिए हमने जेम्स का नाम यहां पर लिख लिया। आइए अगला पॉइंट लेकर चलते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, जैसे बिल्डिंग का था डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो भैया डेप्रीसिएशन के कारण ही तो फर्नीचर रिड्यूस हुआ। फर्नीचर की वैल्यू जो यहां पर 500 रुपए से रिड्यूस हुई है वो हमने क्रेडिट जरूर कर दिया, फर्नीचर की वैल्यू घट गई, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन कारण क्या था, डेप्रीसिएशन अकाउंट उसका कारण था, राइट। उसी तरीके से 500 रुपए का फर्नीचर जो है डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, यानी लॉस बाय फायर, तो 500 रुपए का फर्नीचर और घट गया। अब उसका कारण बताइए कि क्यों घटा भैया, हम लिखेंगे जी लॉस बाय फायर अकाउंट, कि लॉस के कारण हो गया जी, जल गया। अब ठीक है, अब आ जाओ देखते जी साइड कौन सी ज्यादा है, तो देखा कि इसकी साइड कौन सी ज्यादा थी। जब साइड ज्यादा देखने के लिए गए तो डेबिट साइड 7,000 रुपये ज्यादा थी। अब 7,000 में से जो कम वाली हमारी ये फिगर है, कम वाले अमाउंट है, उनको हमने कर दिया माइनस। कौन से, ये है टोटल 6,000 रुपये, हमने इस 6,000 को यहाँ से कर दिया है माइनस, और 6,000 को माइनस कर देने के बाद 1,000 जो बैलेंस हमारे पास यहाँ बचा, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको किस तरह से एसेट का ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा टी शेप अकाउंट में बेहतरीन तरीके से एक एक चीज बता दी, इसकी आप करिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस,
ठीक है, क्योंकि अगली बार कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे डेटर का क्वेश्चन है, क्रेडिटर का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, उसके अलावा आपका कैपिटल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर यह है कि एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन, सारे के सारे एक बार जो मैंने चीज़ें आपको सिखाई हैं उसके लिए ये सारे के सारे अकाउंट बना करके आपको दिखा दिए जाएं और आप उसका एप्लीकेशन कर पाएं। मैं फिर से यहीं पर एक ब्रेक लगा रहा हूँ। इससे पिछला जितना आपने काम किया ना उसे अच्छी तरह से कर लो, कॉपी में रिवाइज कर लो, जितना ये करवाया मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। उसके बाद मैं अपने अगले सेशन पर आपको बोलूँगा जाने के लिए। फिलहाल के लिए यहीं पर ब्रेक लगाइए, पूरा का पूरा दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी अगले वीडियो पर जाइएगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।